सभी को शुभोदय। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में प्रमाणित किया है। उनका पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक प्रामाणिक व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने हिंदी साहित्य का परिचय काल विभाजन किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यवस्थित मानी जाती है। इसके अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास 4 कालों में विभाजित किया गया है। एक है आदिकाल या वीरगाथा काल, और दूसरा भक्ति काल, और तीसरा रेतिकाल, और चौथा आधुनिक काल। वीरगाथा काल यानी आदिकाल 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक, और भक्ति काल 1375 से 1700 तक, और रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। जो भी अब हम आधुनिक काल में ही हैं। और मूलतः इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। जो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचा है, उसको मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका भी के रूप में लिखा, जो 1929 ईस्वी में स्वतंत्रता पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन व साहित्यिक योगदान का विवेचन है। यानी 1000 कवियों का साहित्यों किन किन साहित्यों से जुड़ा है, वे कभी उनको वर्गित नहीं किया गया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1000 कवियों की रचना एवं साहित्यिक योगदान का विवेचन करके संख्या से अधिक साहित्य महत्व को प्रामाणिकता दी गई है। हिंदी साहित्य कालानुसार 4 विभागों में विभाजित किया है। मैंने पहले भी बता चुके हैं आपको। प्रत्येक में अपने युग की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब किया है। और हिंदी साहित्य का एक बार हम देखेंगे कि 4 विभाजन, 4 प्रमुख कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, इस काल की रस है वीरता, शौर्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं की काव्य अभिव्यक्ति। क्योंकि ऐसे क्यों है कि पहले सभी कवियों राजाश्रित थे, राजा शौर्यवान थे, और उनकी वीरता, शौर्य और ऐतिहासिक घटनाओं का उद्घाटन किया गया है। इसलिए ये आदिकाल या वीरगाथा काल पूर्ण वीर रस से निर्मित है, लिखित है। और दूसरा आता है भक्ति काल। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति आंदोलन व धार्मिक सामाजिक चेतना का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाद में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। और तीसरा आता है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक। इस काल का मुख्य विषय है अलंकार, रस व नायिका भेद पर केंद्रित काव्य रचना है। और बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की है वर्तमान, 1900 ईस्वी से लेकर वर्तमान काल तक। उसकी मुख्य विषय है राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार व नवीन प्रयोग है। पहले हम आदिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला इसका विषय है वीरता व शौर्य। ऐतिहासिक घटनाओं व वीर रस से प्रेरित काव्य रचना हुआ है उस काल में। दूसरा है राजा रजवाड़ों का इतिहास। समकालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है, सब कुछ उसमें मिलता है। और तीसरा है लोक जीवन की झलक। तत्कालीन समाज व लोक संस्कृति का जीवंत दर्पण है। वहाँ लोगों कैसे जीवित रहते हैं, उनका आचार विचार क्या है, वो सभी सामाजिक दृष्टिकोण भी उस रचनाओं में झलकते हैं। और चौथा है साहित्यिक व सामाजिक महत्व। केवल काव्य ही नहीं, समाज का सजीव अभिलेख भी है। आदिकाल का साहित्य केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं, बल्कि तत्कालीन समाज और लोक जीवन के जीवंत दर्पण के रूप में भी महत्वपूर्ण है। आदिकाल को और भी नाम है वीरगाथा काल, चारण काल या संधि काल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल नाम दिया और प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल की संज्ञा दी। इसका प्रमुख है विद्यापति प्रारंभिक रचनाओं स्थानीय वीरगाथा। यह बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ऐसे रासो काव्य है, उन सभी में वीरता ही झलकते हैं। और दूसरा है भक्ति काल, लगभग 4वीं शती में प्रारंभ हुआ है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का बहुआयामी स्वर्ण काल है, जिसमें भक्ति आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाई, धार्मिक चेतना व सामाजिक सुधार का सशक्त माध्यम बनाकर। भक्ति के 2 प्रमुख धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भी और 2 धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास है और उनकी प्रमुख रचना है बीजक। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मालिक मोहम्मद जायसी और उनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। और अब हम सगुण भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सगुण भक्ति भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक राम भक्ति शाखा है और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है तुलसीदास और तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास और उनकी रचना है प्रमुख रचना सागर। वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ शैव, शक्त, बौद्ध व जैन संप्रदाय के कवियों भी इस भक्ति प्रवृत्ति को अपनाया है, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। और भक्ति काल के प्रमुख कवियों के जीवन, दर्शन व साहित्यिक योगदान देखेंगे हम। पहला ज्ञानाश्रय शाखा के कबीरदास। वे समाज सुधारक, धर्म व जाति के बाहरी रूढ़िवाद का विरोध, सदाचार, सच्चाई व ईश्वर भक्ति की शिक्षा दी। शिक्षा ये आज भी सामाजिक समानता व मानवता का संदेश देती है। कबीर के दोहे आज भी मानवता का संदेश देती है। दूसरा है प्रेम मार्ग। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा है, उसके प्रमुख हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, अवधी भाषा में लिखी हिंदू प्रेम कहानी। प्रेम, भक्ति व धार्मिक भावनाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा आता है, बाद में आता है सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी की रचनाएं बाल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। सूरदास श्री कृष्ण को अपने आप सखा मानता है, इसे सकत्व भी कहते हैं इसकी भक्ति को। और उसकी रचनाओं में सिर्फ बाल कृष्ण की लीलाएं और वात्सल्य रस का अद्वितीय व मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। और बाद में आता है तुलसीदास, जो राम भक्ति सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। उनकी प्रमुख तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरित के माध्यम से धर्म, नीति व भक्ति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य आम जनता तक भक्ति व धार्मिक चेतना पहुंचना है। रचनाएं सरल, भावपूर्ण व लोक संस्कृति से जुड़ी थी। और बाद में आते हैं रीतिका। रीतिका लगभग 1700 से 1900 ईस्वी तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें रीति तत्व की प्रधान के कारण इसका नाम रीतिकाल रखा है। काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य आचार, अलंकार, रस व नायिका भेद का प्रदर्शन था। कवियों में आश्रयदाता की प्रशंसा हेतु लक्षण व रीति ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार, वीर व भक्ति रस का व्यापक प्रयोग हुआ है। रीति ग्रंथों में काव्य शास्त्र के नियमों व अलंकारों को विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति काल में भी सूरदास की साहित्य लहरी व नंददास की रसमंजरी है। कुछ रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु रीति काल में यह परंपरा अधिक व्यापक हुई है। काव्य शास्त्र व साहित्य कौशल का महत्व अत्यंत बढ़ गया है। रचना एवं अलंकरण प्रदान हुए हैं। रीति काल में भी कवियाँ 2 तरह में विभाजित हुआ कि एक तो रीतिबद्ध कवि है जो अलंकार और सभी नियमों का पालन करते हैं, और दूसरा है रीति मुक्त कवि जो अपने इच्छानुसार लिखकर। उनमें प्रमुख कवि है, रीति काल के प्रमुख है मतीराम, भूषण, पद्माकर, भिखारीदास, चिंतामणि, ग्वाला आदि जो है। और बाद में चौथा काल है आधुनिक काल। जो आधुनिक काल वास्तव में 1900 से
माना जाता है, लेकिन आधुनिक काल वास्तव में 1857 में की क्रांति से ही आ गए हैं लोगों में। 1957 की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना व स्वराज की भावना को उजागर किया है। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का स्पष्ट प्रभाव इस काल में साहित्य में देखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया विभाजन है भारतीय युग, विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। और आधुनिक काल के प्रमुख युग भारतीय युग 1868 से लेकर 1900 तक। उस काल का प्रमुख विशेषता है सामाजिक सुधार, शिक्षा व जागरूकता पर बल देना। भारतीय हरिश्चंद्र के नाटकों, कविताओं व निबंधों से समाज की विसंगतियों उजागर की गई है। बाद में आता है विवेदी युग, 1900 से लेकर 1920 तक है। इस काल का मुख्य उद्देश्य साहित्य का उद्देश्य नैतिक व सामाजिक चेतना विकसित करना। विवेदी जी ने भाषा शुद्धता व नैतिकता पर बल दिया है। और एक बार मैं इसके बारे में बता दूंगी। साहित्य का उद्देश्य नैतिक व सामाजिक चेतना विकसित करना था, और दूसरा उद्देश्य है विवेदी जी ने भाषा शुद्धता व नैतिकता पर बल दिया है। और तीसरा है छायावाद। 1918 से लेकर 1936 तक है। इस छायावाद में प्रमुख लक्षण है छायावाद की भाव, कल्पना व व्यक्तिगत अनुभूतियों काव्य का मुख्य आधार बने। प्रमुख कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और बाद में आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक है। उसमें उस वाद का प्रमुख लक्षण है सामाजिक व राजनीतिक बदलावों का साहित्य में प्रतिबिंबन, और कवि लेखक स्वतंत्रता संग्राम व समाज सुधार की भावना से प्रेरित थे। और अंत में आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1952 तक है। उसके अंतर्गत है क्या परिवर्तन आया है, नए शैलीगत प्रयोग तथा भाषा व कथ्य के में नवीनता देखने को मिला है। ये है आधुनिक काल में भी बहुत सारे विधा है। और इसके साथ मैं आज का टॉपिक, जो आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास का, समाप्त होते हैं।